हाँ भाई, तो देखिए बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेसिकली आपको सिखाती है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एटम्स। जनरली हम इसे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई करेंगे। किसके लिए अप्लाई करेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि जब भी एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है। किससे फॉर्म होता है? जो दो एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं और उनसे कुछ नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं? एक्चुअली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के ऊपर काम करती है। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी हर एक ऑर्बिटल को एक वेव फंक्शन से डिनोट किया जा सकता है। किससे डिनोट किया जाता है? जिसे हम डिनोट करते हैं बाय द साइन साई। क्या बोलते हैं? साई। तो हर ऑर्बिटल का अपना एक स्पेसिफिक वेव फंक्शन होता है, उसको हम साई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक मेथड चलता है, इसे हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ LCAO मेथड। ये मेथड ये कहता है कि जब भी कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बनेगा, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से। यानी हम उनके, मान लो दो एटम्स हैं A और B, इनसे मिलकर एक मॉलिक्यूल बनना है, तो जो A का वेव फंक्शन होगा, यानी A के एक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन और B के एक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन होगा, उन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, उससे आपको क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? सिंपल वर्ड्स में बोले तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है, या नहीं दोनों या तो ऐड होंगे या फिर दोनों क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। तो डिपेंडिंग ऑन ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हमारे पास दो तरह की ओवरलैपिंग होती है। कितने तरह की ओवरलैपिंग होती है? दो। एक हम बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैप और दूसरा जिसे हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव ओवरलैप। आपने फिजिक्स में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा है। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है? दोनों वेव्स सेम फेज में होती है। ठीक है, तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। जब आपके जो दो ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं उनमें अगर वेव फंक्शन का साइन सेम है, मान लो ये है साई A और ऐसे ही मैंने यहां बनाया, ये था साई B। बताओ दोनों वेव सेम फेज में? तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा साई A प्लस साई B, इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव ओवरलैप। तो जो रिजल्टेंट बनेगा, बताओ रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो दोनों के एम्पलीट्यूड से क्या होगा? ज्यादा। तो ये आपके पास साई ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, जिसके अंदर क्या होगा? ये रीजन का साइज बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ये रीजन किसको दिखाता है? इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस को। किसको दिखाता है? इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की कुछ प्रोबेबिलिटी थी, यहाँ कुछ थी, दोनों का पॉजिटिव ओवरलैप हुआ तो वो रीजन बढ़ गया जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा। इसे अभी आप डायग्राम की फॉर्म में भी देखने वाले हो। सेम इस तरह नेगेटिव ओवरलैप। बताओ नेगेटिव ओवरलैप में क्या होगा? दोनों क्या हो जाएंगे? आउट ऑफ फेज। तो ये तो हो गया साई A और साई B जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। अब ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस माइनस प्लस। सही है। अब जब इनका ओवरलैप होगा तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड दोनों के एम्पलीट्यूड से क्या हो जाएगा? कम। यानी अब वो रीजन जहां इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस थे वो क्या हो चुका होगा? दोनों ही एटम के बीच में क्या हो चुका होगा? रिड्यूस हो चुका होगा। तो इस तरह से जब सेम साइन के वेव फंक्शन मिलेंगे तो सेम पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, सेम साइन के है ना। पॉजिटिव मतलब ये नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव मिले, पॉजिटिव पॉजिटिव मिले, नेगेटिव नेगेटिव मिले तो भी उसे हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव ओवरलैप। अपोजिट साइन के मिले तो उसे हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव ओवरलैप बोलते हैं। तो देखें इस तरह से आपके पास जब ओवरलैपिंग होती है तो अलग अलग तरह के ऑर्बिटल बनते हैं। मैं आपको दिखाऊं, मान लो आपके पास हुआ PP ओवरलैपिंग, देखते हैं है ना। PP में भी एक्सियल देखते हैं एक बार।
तो बताओ एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन से बॉन्ड बनते हैं? सिग्मा। मैं आपको सिर्फ हल्का सा आइडिया दिखा रहा हूँ ताकि कभी इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता आप उनसे डील कर पाएं। तो पीपी एक्सियल में एक पी ऑर्बिटल है, ये रहा, इसके अपोजिट लोब्स का अपोजिट साइन होता है। और ऐसे मेरे पास एक और पी ऑर्बिटल है, न्यूक्लियस, ये इसकी लोब्स, ये प्लस और ये माइनस। बताइए कौन सा ओवरलैप कहलाएगा? पॉजिटिव ओवरलैप। कौन सा ओवरलैप कहलाएगा? पॉजिटिव ओवरलैप। तो पॉजिटिव ओवरलैप जब होगा तो क्या होगा? देखो इन दो, इसके रीजन में यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसमें यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। जब दोनों का सेम है तो देखो रीजन बढ़ जाएगा, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे? इन दोनों के बीच में। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अब इसके बाद क्या होगा? ऑर्बिटल कुछ ऐसे बन जाएगा, जो सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलने के चांसेस है वो यहाँ पर बीच में आ जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम in between the two nuclei। बोला आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो जब भी पॉजिटिव ओवरलैप होगा दो ऑर्बिटल्स के बीच में तो इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस कहां पर बढ़ जाएंगे? दोनों न्यूक्लियस। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां पर आ जाएगा? इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में। मान लो एटम ए था, ये एटम बी है, तो ए और बी के बीच में इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस क्या होंगे? सबसे ज्यादा। वहीं अगर यहां पर नेगेटिव ओवरलैप हो जाए, कौन सा ओवरलैप हो जाए? नेगेटिव ओवरलैप। तो नेगेटिव ओवरलैप में क्या होगा? ये माइनस, ये प्लस, और ये साइन क्या हो जाएगा? उल्टा, माइनस और प्लस। एक दूसरे को काटेंगे। अब क्या होगा? यहां पर बीच में इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस क्या हो जाएंगे? बहुत कम। तो यहां पर सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, एक तरफ, इधर सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और बीच में खाली जगह बन जाएगी, उसको हम बोलते हैं नोडल प्लेन। क्या बोलेंगे? आप देखें पी ऑर्बिटल के पास पहले से अपना एक नोडल प्लेन था। तो अब इधर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस क्या होंगे? थोड़े बहुत होंगे, बहुत कम। छोटा रीजन दिखा रहा है। तो देखें यहां पर कोई नया नोडल प्लेन नहीं बना, जो पुराने नोडल प्लेन थे वो तो मेंटेन थे। यहां पर पुराने नोडल प्लेन तो है जो है ही, एक नया नोडल प्लेन बन गया। तो ये नोडल प्लेन किसका है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। ये जो ऑर्बिटल बना है नया, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? लिखा है ना आपको कि एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब पॉजिटिव ओवरलैप होती है तो आपके पास बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हम प्यार से बुलाएंगे बीएमओ। और यहां कौन सा बनेगा बताओ? जो नेगेटिव ओवरलैप से बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसे हम प्यार से क्या बुलाते हैं? एबीएमओ। तो बीएमओ और एबीएमओ दो तरह के आपके पास क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं। बोले बात समझ में आ रही है? तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें, कौन सी ओवरलैपिंग से कौन सा ऑर्बिटल फॉर्म होता है। फिर इनके बारे में आपको बता दूं, आपको दिख भी रहा है, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों के बीच में है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस न्यूक्लियस को बांध के रखेगा ऐसे, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? ज्यादा। यहाँ पर आप देखो इलेक्ट्रॉन है नहीं बीच में, तो बताओ इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। तो बताओ रिपल्शन होगा तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? बीएमओ की या एबीएमओ की? अच्छा तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? बीएमओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीच में है, बीच में इलेक्ट्रॉन। तो अभी ध्यान रखना, एनर्जी की अगर हम बात करें, एनर्जी, तो एनर्जी हमेशा किसकी ज्यादा होती है? एबीएमओ की एनर्जी हमेशा क्या होती है? बीएमओ से ज्यादा होती है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक। और यहाँ पे ध्यान रखना, ये हम आगे भी यूज करेंगे इस चीज को, मोर आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO, more destabilized the molecule will be। जैसे जैसे ABMO में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को कम करते जाएंगे, स्टेबिलिटी के लिए और घातक होते जाएंगे। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएंगे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी? उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हमेशा एनर्जी में कम होते हैं, स्टेबिलिटी में हायर होते हैं, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एनर्जी में हमेशा क्या होते हैं? ज्यादा। फिर आपको इनके नाम लिखना चाहिए। देखो ये 2p ऑर्बिटल और ये 2p ऑर्बिटल, एक्सियल ओवरलैपिंग हुई ना, एक्सियल से कौन से बॉन्ड बनते हैं? सिग्मा। इसको हम बोलेंगे सिग्मा 2p।
अगर पाई बनता तो पाई 2p। यह है बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग को दिखाते हैं हम स्टार से, तो ये बन गया सिग्मा स्टार 2p। तो इस तरह से पॉजिटिव ओवरलैप और नेगेटिव ओवरलैप के बेसिस पर दो तरह के ऑर्बिटल बनेंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वालों को हम नॉर्मल लिखेंगे, एंटी बॉन्डिंग वालों को स्टार लगाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर, अच्छा हम जो एमओटी पढ़ते हैं उसमें इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होती है Z। क्या होती है? तो अगर एक्सियल ओवरलैपिंग है तो ये 2pz होगा, ये 2pz होगा, इसका नाम रहेगा सिग्मा 2pz। इसका नाम क्या होगा? सिग्मा स्टार 2pz, क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है। अगर साइडवेज ओवरलैपिंग होती तो मान लो px और px है, तो वो तो क्या होंगे? आईएन है तो z है, तो px px ऐसे आएंगे, तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? पाई। तो पाई में दो ऑर्बिटल बनेंगे, एक पाई 2px और एक पाई स्टार 2px, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ऐसे ही py में भी दो बनेंगे, पाई 2py और पाई स्टार 2py। फॉर्मेशन समझ में आ रहा है? क्योंकि मैंने टर्म्स को यूज करने वाला इसलिए बता रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं, देख लोगे समझ जाओगे आप। तीसरा यहाँ पर एक और तरह का ओवरलैप होता है, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, इसे हम बोलते हैं जीरो ओवरलैप। क्या बोलते हैं? जीरो ओवरलैप। तो जीरो ओवरलैप क्या होता है? जितना पॉजिटिव ओवरलैप हो उतना ही क्या हो जाए? नेगेटिव ओवरलैप। जैसे इसको मैं एस ऑर्बिटल के साथ मिक्स कर दूं तो एस ऑर्बिटल पे हमेशा प्लस चार्ज होता है, मतलब प्लस साइन होता है उसका, या फिर पूरा ही माइनस साइन होता है, दोनों से कोई भी एक ले लो। तो देखो जितना प्लस प्लस ओवरलैप उतना ही प्लस माइनस ओवरलैप। ऐसे ओवरलैप को हम क्या बोलते हैं? जीरो ओवरलैप। और इससे किसी भी तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म, मतलब कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, ये बॉन्डिंग के अंदर काम नहीं आता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से आपके पास हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की शुरुआत करते हैं। अलग अलग एटम्स जब कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसमें दो तरह के ऑर्बिटल बनते हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। एनर्जी में कौन ज़्यादा होता है? एंटी बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग का एनर्जी में कम। अब मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूँ, ठीक है? इसमें क्या होता है, हम एनर्जी डायग्राम बनाते हैं मॉलिक्यूल्स के लिए। आपको एनर्जी ऑर्डर याद रखना होता है और उसी के बेसिस पर हमें एमओटी सॉल्व करनी होती है। तो बहुत आसान है, आप अगर एक छोटी सी ट्रिक को फॉलो करो तो आप एमओटी के सारे क्वेश्चंस को हंसते हंसते सॉल्व करके आ जाओगे। चलिए देखें ध्यान से, दो केस बनाएंगे हम, या तो z लेस देन इक्वल टू 7 हो या फिर टोटल इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल टू 14 हो, ठीक? और दूसरा होता है ऑर्डर जब z 7 से बड़ा हो या फिर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा हो। तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इन सब के लिए ये ऑर्डर चलेगा। वहीं नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन, B2, C2, N2, B2, Li2, इन सब के लिए ये वाला ऑर्डर फॉलो होगा, ठीक है? तो मैं आपको एक बार नाइट्रोजन का एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, ठीक है? बताओ नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2s2 2p3। तो देखो मान लो नाइट्रोजन के दो एटम्स को मिलकर एक N2 मॉलिक्यूल बनाना है, ठीक है? तो इधर नाइट्रोजन का एक एटम लिखूंगा, इधर एक एटम लिखूंगा, ठीक है? अब इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो देखो नाइट्रोजन में एक तो क्या होता है 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन का 1s होगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में कंबाइन होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। तो देखो ये एक 1s और ये 1s आपस में कंबाइन होकर दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। कौन से? दो नए, एक बॉन्डिंग और एक, बताओ 1s से हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। तो इसकी इनकी मिक्सिंग से आपके पास दो ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। बताओ इनमें से कौन सा बॉन्डिंग, कौन सा एंटी बॉन्डिंग? ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग, नीचे वाला बॉन्डिंग, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग एनर्जी क्या होती है? ज्यादा। इसका नाम क्या लिखेंगे? सिग्मा 1s, और इसका नाम क्या लिखेंगे? सिग्मा स्टार 1s। बोलो समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है? 1s के बाद क्या होगा? 2s। इस नाइट्रोजन के पास भी 2s होगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास भी 2s होगा। फिर से ये दोनों मिलकर दो नए ऑर्बिटल बनाएंगे। कौन कौन से? एक, फिर से वही एक बनेगा सिग्मा 2s और एक बनेगा सिग्मा स्टार 2s। बोलो समझ में आ रहा है? अब इसके बाद यहां पर क्या होता है? 3 2p ऑर्बिटल्स होते हैं नाइट्रोजन के पास भी, उसमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन,
इस नाइट्रोजन के पास भी 3 2p ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 3। अब 3 और 3 6 ऑर्बिटल मिलकर 6 नए ऑर्बिटल बनाएंगे और वो अपने अपने एनर्जी और में अरेंज होंगे। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखना, 2 1 2 1। क्या याद रखोगे? 2 1 2 1। जब एटॉमिक नंबर 7 से कम है, मतलब नाइट्रोजन या उससे पहले वाले, उनके लिए चलेगा 2 1 2 1। तो 2 1 2 1 का मतलब क्या है? पहले 2 बॉक्स, फिर 1 बॉक्स, फिर 2 बॉक्स और फिर 1 बॉक्स। ये 2 बॉक्स हैं, 2 पाई ऑर्बिटल को दिखा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था आईएनए हम किसको लेकर चल रहे हैं? z एक्सिस। तो ये होगा पाई 2px पाई 2py, क्योंकि ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। ये बनेगा सिग्मा 2pz, क्योंकि आईएनए z एक्सिस है तो सिग्मा बॉन्ड z एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा, इसलिए pz कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा। अगर आईएनए x होता तो ये सिग्मा 2px हो जाता, ये पाई 2py पाई 2pz। अगर आईएनए y एक्सिस है तो ये सिग्मा 2py हो जाएगा, ये पाई 2px ये पाई 2pz। समझ में आ रहा है? बताओ इसका नाम क्या? पाई स्टार 2px। ये क्या बनेगा? पाई स्टार 2py। ये क्या बनेगा? सिग्मा स्टार 2pz बनेगा। तो देखो आप इनको एनर्जी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। अब इनकी फिलिंग कैसे करते हैं? तो मतलब ट्रिक याद रखनी है, 2 1 2 1। अच्छा, अगर हम ऑक्सीजन वाले में आ जाएं तो यहाँ तक सारी कहानी सेम रहेगी, 1s 1s 2s 2s। ऑर्डर यहाँ बदलता है, इसके लिए होता है 1 2 2 1। क्या होता है? 1 2 2 1। तो ये 1, ये 2, ये 2 और ये 1। सही है? तो 1 2 2 1, 1 2 2 1 कैसे बनाया हमने? ये क्या होगा आपका? सिग्मा 2pz। ये क्या होगा? पाई 2px। ये क्या होगा? पाई 2py। ये क्या होगा? पाई स्टार 2px। ये क्या होगा? पाई स्टार 2py। और ये क्या होगा? सिग्मा स्टार 2pz। ठीक? तो ऑक्सीजन वालों के लिए कितना हो गया? 1 2 2 1। तो बड़ा आसान है। कम वालों के लिए ज़्यादा और ज़्यादा वालों के लिए कम। बताओ 12 21, हिंदी में बोल रहा हूँ। 1 2 2 1 इज़ 12 21 और 2 1 2 1 इज़ 21 21। कौन सा नंबर बड़ा है? 2 1 2 1 बड़ा है ना, 21 21। छोटे वाले, छोटे मतलब जिनका एटॉमिक नंबर 7 से कम है, कम वालों के लिए बड़ा नंबर और ज़्यादा वालों के लिए छोटा नंबर। तो बताओ नाइट्रोजन वालों के लिए क्या चलेगा? 21 21 और ऑक्सीजन वालों के लिए क्या चलेगा? 12 21। बोलो यहाँ तक समझ में आता है? अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। एक चीज़, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हाफ NB माइनस NA। यहाँ से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे। दूसरा, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू का फॉर्मूला होता है √n इंटू n+2। बोर मैग्नेट्रॉन, यहाँ पे n होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑल्दो निकालना नहीं पड़ेगा, फिर भी जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो नेचर में होते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या होते हैं? और जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो नेचर में कैसे होते हैं? डायमैग्नेटिक। ये पता है आप लोगों को? तो हम MOT के थ्रू पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं, हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम कंपेयर करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। क्या कंपेयर करते हैं? तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होती है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा। लेकिन आपके पास ऐसे केस भी आ सकते हैं जब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाए? सेम। सो इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम देन आपकी जो स्टेबिलिटी है, आपकी नहीं सॉरी मॉलिक्यूल की, दैट वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। फिर इस पर डिपेंड करेगा कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसी के हिसाब से आप क्या कर सकते हो? स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं N2 ही ले लेता हूँ एक बार के लिए। देखो नाइट्रोजन 2 2 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन। बताओ एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा तो उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 14 होंगे। अब मुझे इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 14 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो वही सबसे लोअर से शुरू करूंगा। देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, कितने हो गए? 8। 8 के बाद कितने बचे? अब 6। तो 1 2 3 4 5 6। ये हो गई नाइट्रोजन की MOT कंप्लीट। अब आपको नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। चलो तो निकालते हैं। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बताओ बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है? हाफ NB माइनस NA। जरा ध्यान से सुनना, इनको गायब भी कर लेंगे अपन। देखो
NB माइनस Na, 2 माइनस 2 0, काउंट करूँ ना करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। NB माइनस Na, 2 माइनस 2 0, तो इनको काउंट मत करो, भाड़ में जाने दो। अब आप सिर्फ ये बनाओगे 2 1 2 1 और 1 2 2 1। बताओ यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? बॉन्डिंग है सारे। बताओ एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 0। तो हाफ NB माइनस Na, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालो, कितना आ जाएगा? 3। समझ में आ रहा है? बताओ नाइट्रोजन पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक? कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। एक भी एन इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। अब N2 से बनाते हैं N2 प्लस। बड़ा आसान है, चाहे तो कैलकुलेट कर लो या आप ऐसा देख लो कि फॉर ईच इलेक्ट्रॉन removed from BMO, bond order decreases by 0.5। देखो आप बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन कम करोगे तो 1/2 का कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, या फिर आप एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, ये याद नहीं रखना आपको, आप समझ जाओगे अपने आप ही, है ना, इसलिए लिखते नहीं है, ऐसे ही याद रख लेते हैं। अब बताओ N2 प्लस, बताओ N2 प्लस बनेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला होगा? BMO से। तो वो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 5 माइनस 0/2, कितना हो जाएगा? 2.5। बताओ डाई होगा या पैरा? पैरा। एक इलेक्ट्रॉन के बाद एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा। मान लो मैंने N2 2 प्लस बनाया तो बॉन्ड ऑर्डर 2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, क्या हो जाएगा? डाई। डाई क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। अच्छा बताओ मैंने N2 माइनस बनाया, N2 माइनस बनाया तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अब यहां पर आएगा, तो अब देखो एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में बढ़ गया तो वो फिर से बॉन्ड ऑर्डर को कम कर देगा, तो बॉन्ड ऑर्डर फिर से कितना हो जाएगा? 2.5 कर देख लो, 6 माइनस 1। और N2 2 माइनस, बॉन्ड ऑर्डर फिर से कितना हो गया? 2.5। तो ये भी पैरा और ये भी पैरा। बोलो समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है इसके अंदर? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब आप देखो, मैं आपसे पूछूं इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। स्टेबिलिटी, तो मैंने अब क्या बताया? स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है? N2। फिर इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो फिर क्या देखोगे? नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देखो N2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन गया, जबकि N2 प्लस में एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। दैट मीन्स सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? N2 प्लस। फिर किसका नंबर आएगा? N2 माइनस। ऐसे ही फिर N2 2 प्लस ज्यादा स्टेबल होगा, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा? N2 2 माइनस। बोलो समझ में आ रहा है? N2 2 माइनस का 2। जैसे जैसे एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा या बॉन्डिंग में से एक इलेक्ट्रॉन कम होता जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम होगा। एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकला और बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं? चलिए कॉपी करें इसे, फिर कुछ और चीजें बताता हूं मैं आपको इसके बारे में। फिर देखें, कभी कभी आपको ना कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है, ये आपको आना चाहिए, डायरेक्ट पूछ सकता है। जैसे मुझसे बोल देगा कि बताओ N2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? किसका पूछ रहा है? तो ये तो हो गया N2। N2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब मुझे N2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो बताओ मैं N2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा कि भाई N2 प्लस में सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s के बाद आएगा सिग्मा स्टार 1s, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर कौन आएगा? सिग्मा 2s जो उससे हाई एनर्जी पर है, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर सिग्मा स्टार 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी सेम है और दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद कौन है? सिग्मा 2pz, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। एक भी नहीं होगा, N2 प्लस का निकाला है ना? N2 प्लस का समझ में आ रहा है? तो आपको ये याद है ना, तो आपको ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। ये ऐसे लिखा हुआ है तो उसको देखना आना चाहिए, कर सकते हो। तीसरी चीज, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर अगर आपको निकालना है तो एक सिंपल सी ट्रिक यूज करना फॉर पैरामैग्नेटिक। क्या है ट्रिक? ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एंड 10 and 12 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, सॉरी 10 नहीं, ऑड इलेक्ट्रॉन 12 and 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज
आर पैरामैग्नेटिक। उसके अलावा सब क्या हो जाएंगे आपके डाई। ऑड इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर 12 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 16 इलेक्ट्रॉन हो तो कैसा होगा पैरा, अदरवाइज सारे क्या होंगे डाई। आप चेक कर सकते हो जिसका आप बोलना चाहो। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 है तो ऑटो भर लेते हैं। O2 में देखो 16 इलेक्ट्रॉन है, 8 तो खत्म हो चुके होंगे, बाकी इतने बचे होंगे 8 भरो। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ऑक्सीजन में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन पीसी, कैसा होगा पैरामैग्नेटिक। आपने बोला N2 प्लस, N2 प्लस, N2 में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस की वजह से 13 मतलब ऑड आ गया तो कैसा होगा पैरामैग्नेटिक। समझ पा रहे हैं? तो जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी हैं, जितने भी 12 इलेक्ट्रॉन स्पीसी, जितने भी 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसी हैं, वो सब की सब कैसी होंगी पैरामैग्नेटिक होंगी। बोलो कर सकते हैं? समझ में आ रहा है? बस यही होती है आपकी MOT। ये होती है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। किसके लिए होती है? आपको हेटेरोएटॉमिक के लिए कई बार यूज करना पड़ता है। तो देखो इसमें एक स्पेशल केस होता है, मैं उसकी MOT बनवाऊंगा तो नहीं, बस आपको बता रहा हूं। CO में आप चाहो तो देखो CO में 8 प्लस से 14 इलेक्ट्रॉन है, वो यूज कर सकते हो आप। तो उससे आपको CO का बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल सही मिल जाएगा। CO का खुद का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3, ठीक। लेकिन जब CO से CO प्लस बनता है तो देखो CO की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 115 पिकोमीटर के आसपास होती है, ठीक है। अब अगर हम ये मान लें कि CO का ये ऑर्डर सेम है तो 14 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। जैसे ही CO प्लस बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर कम होना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। लेकिन एक्चुअली इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। तो उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे वो तो हम MOT बनाएंगे पर आपसे और कन्फ्यूज होगे। तो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, मुझ पर भरोसा रखते हुए याद रख लेना। इसमें क्या होता है, जब CO से CO प्लस में इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम a non-bonding molecular orbital having slight anti-bonding character। एक्चुअली क्या है, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो इसमें क्या होता है ना, एनर्जी गैप्स अलग अलग होते हैं ऑर्बिटल्स के। उसकी वजह से क्या होती है, इसकी MOT बिल्कुल अलग बनती है। तो थ्योरी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है, बट अभी उसकी जरूरत नहीं है। आप इतना ध्यान रख लेना, जब CO से CO प्लस बनेगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, स्लाइटली 3 से बड़ा हो जाता है, 3 से। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा दैट इज स्लाइटली ग्रेटर देन 3। इसीलिए इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, थोड़ी सी छोटी होती है। तो ये स्पेसिफिक केस है, बाई चांस आपसे पूछ ले, चांसेस कम है, नॉर्मल MOT ही पूछेगा, बट फिर भी पूछ ले। तो जब भी CO से CO प्लस बनता है तो बॉन्ड ऑर्डर कम नहीं होता, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बढ़ता है। और बढ़ के ऐसा नहीं कि 3.5 हो जाएगा, बस 3 से थोड़ा सा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये इसका एक स्पेसिफिक केस है, आप याद रखें। उसके अलावा आपके पास कोई और मान लो NO आ रहा है, NO, तो NO में 7 8 15 इलेक्ट्रॉन है ना, आप ये वाला डायग्राम लगाकर उसको सॉल्व कर सकते हो। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये आपके पास MOT थी। अच्छा, यहाँ पर कभी कभी आपको ऐसे नाम मिल जाते हैं, होमो, सोमो, लूमो। तो होमो का मतलब क्या है? होमो का मतलब है हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर। सोमो क्या होता है? सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर। लूमो क्या होता है? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर। जैसे ऑक्सीजन था, बताओ ऑक्सीजन के लिए होमो कौन है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड। सोमो कौन है? सोमो भी यही सिंगली ऑक्यूपाइड है, तो पाई स्टार 2px पाई स्टार 2p दोनों सोमो है। लूमो कौन है? तो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड सिग्मा स्टार 2pz। समझ रहे हो? बताओ नाइट्रोजन के लिए लूमो कौन था? पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। लूमो है ना, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, तो यही है। बताओ होमो कौन है? बताओ सुमो कौन है? सुमो तो है ही नहीं, सोमो तो है ही नहीं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझ पा रहे मेरी बात को? तो इनके नाम है, नाम से ढूंढ लेना, होमो, सोमो, लूमो।
अगर कभी बाई चांस कहीं पूछ लेता है तो इससे, ठीक है। तो इस तरह से आप एमओटी से डील कर सकते हो और एमओटी के सारे क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो अब मैं थोड़े से क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, एक दो, आप मुझे बता देना बस इनका ऑर्डर क्या होगा। आपको इनको अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अच्छा, यहां पर ना अगर किसी में स्पीसीज में बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए तो वो स्पीसी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना, जैसे B2 में 0 आएगा, HE में 0 आएगा, मतलब उनके बीच में कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, ठीक है। तो पहला केस है आपके पास Li2 प्लस Li2 माइनस, साथ में आपको पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी बताना है, N2O2 O2 प्लस O2 माइनस O22 माइनस। ये लिख लिया। हो गया। डन। बताओ क्या होगा इसका ऑर्डर। देखो Li2 लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, 6 इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे भर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डायमैग्नेटिक होगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो हाफ Nb 2 और 2 4 माइनस Na 2, 4 माइनस 2/2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 1 आएगा। फिर देखो Li2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से गया ना, तो बॉन्ड ऑर्डर आधे से कम हो जाएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 0.5। Li2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में गया तब भी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 0.5 से कम, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना हो जाएगा 0.5। बोलो समझ में आ रहा है। वापस बताऊं भाई, Li2 प्लस में क्या होगा, Li2 में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 भरे जाएंगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। 6 भरो, 1 2 3 4 5 6। तो पहले तो निकालो Li2 का बॉन्ड ऑर्डर, तो हाफ Nb, ये Nb और ये Nb 4 माइनस Na, ये सिग्मा स्टार है ना, तो दो, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1। अब Li2 प्लस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से जाएगा, तो देखो बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो बॉन्डिंग में 3 माइनस 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 0.5। तो मैं कह रहा हूं कि जब बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉन्ड ऑर्डर आधे से कम हो जाएगा, और जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन घुसेगा तब भी बॉन्ड ऑर्डर आधे से क्या हो जाएगा कम। तो जब Li2 माइनस बना तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा एक्स्ट्रा, तो अब देखो 4 माइनस 3/2, फिर से बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 0.5। अब स्टेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका Li2, तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। फिर इन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर सेम है, इसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम है, तो जिसमें कम है वो ज्यादा स्टेबल होगा। कर सकते हैं। पैरामैग्नेटिक,
6 इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक होता है, 5 इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, 7 इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक। सही है। चलो पहले यहाँ पैरामैग्नेटिक डिसाइड कर लें। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन पैरा, 16 - 1 15 पैरा, 16 + 1 17 पैरा, 18 डायमैग्नेटिक। ऑड इलेक्ट्रॉन 12 16 क्या होंगे पैरामैग्नेटिक, बाकी सबके सब क्या होंगे डायमैग्नेटिक। बोलो कर सकते हैं। चलिए अब निकालें बॉन्ड ऑर्डर। तो आपने देखा O2 में लगेगा 2 1 2 1, तो 6 - 4 बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया इसका 2। सही है। अब जब O2 प्लस बनेगा, हाँ 4/2 2 ही तो होता है, 6 - 2 ही तो हो रहा है। मैंने 4 बोल दिया क्या, सॉरी। 6 - 2/2 इज 2। अब जब O2 प्लस बनेगा, बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग से? तो एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकला ना, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? या फिर फॉर्मूला लगा लो 6 - 1/2 2.5, आपकी इच्छा है, मैं तो डायरेक्ट बता रहा हूँ। एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकला तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से बढ़ जाएगा। O2 माइनस में इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम हो जाएगा। O2 2 माइनस एक और इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आएगा, बॉन्ड ऑर्डर और कम हो जाएगा। सही है। अब बताओ स्टेबल सबसे ज्यादा कौन? तो O2 प्लस सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर O2, फिर O2 माइनस और फिर O2 2 माइनस। कर सकते हैं। रटो मत, फॉर्मूला देख लो, मैथ्स आती है आपको यार। जब ये नंबर बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, हर एक यूनिट पे आधा यूनिट कम होता जाएगा। जब ये नंबर बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, हर एक यूनिट पे आधा यूनिट बढ़ता जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ रहा है या एंटी बॉन्डिंग से जा रहा है, आधा यूनिट का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से जा रहा है और एंटी बॉन्डिंग में आ रहा है तो आधा यूनिट से कम। रटो मत, विजुलाइज होता तो ठीक है, नहीं फॉर्मूला लगा लो, खत्म बात। कुछ रटना नहीं है अपने को, क्योंकि भूल जाओगे, आप कचरा करके आ जाओगे बाहर। देखिए लास्ट चीज, कभी कभी आपको आयनाइजेशन एनर्जी भी कंपेयर करनी पड़ती है। तो आप देख पा रहे हैं जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो BMO तो लोअर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका लोवेस्ट एनर्जी लेवल या लोअर एनर्जी लेवल। ये अपने मीन लेवल पे बैठे हैं और ये कहां चला गया, हायर लेवल पे। हायर लेवल यानी न्यूक्लियस से दूर है, लोएस्ट लेवल यानी न्यूक्लियस के पास है। सो दिस इज क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस एंड दिस इज फारदेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियस। अब मुझे आयनाइजेशन एनर्जी करनी है, यानी इलेक्ट्रॉन निकालना है। बताओ इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान कहां से होगा, ABMO से, उसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल से, और सबसे ज्यादा मुश्किल कहां होगा। तो अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखें तो BMO से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल होगा, इसलिए उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। फिर किसका नंबर आएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल का, और सबसे कम किसमें चाहिए होगी, ABMO। तो आप ऑर्डर मत याद रखना, इसको तो भूल जाओ। आप तो ये समझो एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, ABMO और BMO। तो BMO से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल होगा, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास है, सबसे कम एनर्जी है। ABMO से क्या होगा, सबसे आसान। तो मैं आपके सामने देखो एग्जांपल लिख रहा हूँ, एक मतलब एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक दो, आपको उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है, ठीक है। देखो कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ, आपके पास है H2 प्लस H और H2 माइनस। ऐसे आपको कंपेयर करनी है Li2 प्लस Li2 Li एंड Li2 माइनस। चलो इनकी कंपेयर कर लो, हो जाएगा काम अपना।
आया कुछ ऑर्डर? देखो ये H2 है, ये H2 प्लस H और H2 माइनस। तो H2 में क्या होगा, हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 और 1 2, तो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, यहीं पे कहानी खत्म हो जाएगी। तो H2 में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, H2 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। H2 प्लस में सिग्मा 1s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। H2 माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर बढ़ जाएगा, तो 2 और 1 और 1 बचा आपके पास H। तो देखो ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक एटम है, बाकी सब में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। बताओ H2 में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहां से निकलेगा, BMO से, और H2 प्लस में भी कहां से निकलेगा, BMO से, और H2 माइनस में कहां से निकलेगा, ABMO से। बताओ सबसे आसानी से कहां से निकलेगा, H2 माइनस की एनर्जी क्या होगी, आयन एनर्जी सबसे कम। उसके बाद किसका नंबर आता है, AO। अब बचे BMO। आप बताओ इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी, क्यों, तो उससे क्या हो गया, H2 के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 1, और H2 प्लस के न्यूक्लियस में भी कितना प्रोटॉन है, 1। एक प्रोटॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, एक प्रोटॉन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। बताओ अट्रैक्शन फोर्स कहाँ ज्यादा होगा, इसका अगला नंबर किसका होगा, H2, और सबसे ज्यादा किसके लिए चाहिए होगी, H2 प्लस। बोलो समझ में आ रहा है, कोई डाउट है किसी को? अरे H2 और H2 प्लस है ना यार, H2 प्लस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहेगा। हाँ Li2 बनाया था बनने, Li2 में क्या होता है, 1s और 2s और 2s, 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 से, तो सिग्मा स्टार 2s खाली है। Li2 में इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, BMO से। Li2 प्लस में भी कहाँ से निकलेगा, BMO से। दिख रहा है अब तो Li2 प्लस ज़्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा उस पर। Li2 माइनस में कहाँ से जाएगा, ABMO से, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ के यहाँ हो जाएगा, और ये AO। बताओ सबसे कम Li2 माइनस, फिर Li, फिर Li2, और सबसे ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कभी कभी आयनाइजेशन एनर्जी भी, कभी नहीं पूछी गई है, पूछी जा सकती है आपसे, ध्यान रखना। चले आगे, चलिए इसके बाद हम सीखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिनका आप नाम सुना होगा आपने, वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नाम से पता लग रहा है ये मॉलिक्यूल्स या 2 स्पीसीज के बीच के अंदर लगने वाले फोर्सेस होते हैं। ठीक है, ये वीक फोर्सेस होते हैं, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड से बहुत कम होती है। ठीक है ना, तो कई तरह के फोर्सेस होते हैं, नाम से आप देखते हुए चलें। सबसे पहला आपके पास होता है आयन डाइपोल। क्या होता है, आयन डाइपोल इंटरैक्शन। तो देखिए नाम से आप सीख जाओगे, इसमें क्या होगा, एक आयन होगा और एक डाइपोल होगा। यानी ये फोर्स काम करता है, दिस वर्क्स बिटवीन एन आयन एंड अ पोलर मॉलिक्यूल। एक आयन और एक पोलर मॉलिक्यूल के बीच में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप Na+ आयन को पानी में डाल दो तो उनके बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा, आयन डाइपोल। तो यहाँ पर क्या होता है, एक तो आयन होता है लेट्स से पॉजिटिव चार्ज, और एक आपके पास मॉलिक्यूल होता है इसमें पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। देखो डाइपोल है, तो डाइपोल में 2 चार्जेस होंगे, इसका नेगेटिव एंड इसके पॉजिटिव एंड को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल। पूरा समझ में आ रहा है। इसके बाद अपने पास जो दूसरा फोर्स आता है, ठीक, उसको हम बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। क्या बोलते हैं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है, या फिर हम इसको डिबाई फोर्स के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, डिबाई फोर्स। इसमें क्या होता है, नाम से तो लग रहा है आयन इंड्यूस्ड, मतलब एक आयन किसी दूसरे मॉलिक्यूल में डाइपोल को इंड्यूस करेगा, इसका तो उसमें पहले डाइपोल नहीं रहा होगा। तो ये किसके बीच में काम करता है, बिटवीन एन आयन एंड अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे Na+ को आप डाल दो CCl4 में, तो वहां ये फोर्स काम करेगा। तो इसमें क्या होगा,
एक आयन होगा लेट्स से पॉजिटिव चार्ज, और एक आपके पास क्या होगा, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। अब ये आयन क्या करेगा, यहां खड़ा होकर इस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को बुलाएगा, इधर आओ। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू करेगा अपनी तरफ। तो थोड़ी देर में क्या होगा, इस कैटायन की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स का पोलराइजेशन होगा, वो इसको अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा। तो उसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इधर शिफ्ट होंगे। तो अगली पिक्चर क्या होगी, ये तो पॉजिटिव ही है, लेकिन अब मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गए हैं, इस तरफ आ गए हैं, और यहाँ क्या रह जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। इस डाइपोल को हम कौन सा डाइपोल बोल देंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। समझ रहे हैं? ये दोनों फोर्सेस वैन डर वाल्स फोर्सेस नहीं है। These two forces are not वैन डर वाल्स फोर्सेस। इनको हम वैन डर वाल्स फोर्सेस के अंदर काउंट नहीं करते हैं। समझे मेरी बात को? अब बाकी जो आएंगे वो सब वैन डर वाल्स फोर्सेस में काउंट होते हैं। तीसरा आता है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। क्या आता है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। तो देखो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन के अंदर क्या होता है, नाम से पता लग रहा है यहाँ क्या होंगे, दो पोलर मॉलिक्यूल होंगे। सो दिस वर्क्स बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल। इनको ना देखते जाओ भूलते जाओ, बस मैं अगर लिख दूं तो आपको पता ना चाहिए कि इनके बीच में ये फोर्स काम करेगा, है ना, वो भी देख लेंगे अपन। तो यहाँ पर दो डाइपोल होंगे, और डाइपोल में तो परमानेंट चार्जेस होते हैं, इसका नेगेटिव एंड, इसका पॉजिटिव एंड, इसका पॉजिटिव एंड, इसका नेगेटिव एंड एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इनके बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा, डाइपोल डाइपोल। इसे हम कीसम फोर्स भी बोलते हैं। ठीक, फिर आता है आपके पास फोर्थ। अब बताओ फोर्थ कौन सा होगा, दैट वुड बी कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो अब बताओ ये किसके बीच में काम करेगा, एक पोलर और एक नॉन पोलर। फॉलो क्लिक कर रहा है ना? तो एक आपके पास पोलर मॉलिक्यूल है मान लो H2O, और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है मान लो हीलियम। उन दोनों के बीच में, या कोई भी CCl4 हो गया, कोई भी हो गया, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक डाइपोल होगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। इसका नेगेटिव एंड क्या करेगा, विल रिपेल इट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉज असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। तो इसकी वजह से इसके ऊपर क्या हो गया, एक डाइपोल इंड्यूस हो गया है। तो इसे हम कौन सा बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। फिर एक आखिरी टाइप आता है, जिसका नाम ही बड़ा खतरनाक है, फिफ्थ। इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, या फिर हम इनको लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी बोलते हैं। नाम तो सुना ही होगा। ठीक, तो इनमें क्या होता है, ये काम करते हैं बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होगा, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक, तो क्या होता है, कभी कभी इंस्टेंटेनियस, या आप ऐसा बोल सकते हो कि ड्यू टू असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, charges may get generated in a non-polar molecule। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां भाग रहे हैं। कभी कभी क्या हुआ, ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल के एक साइड ज्यादा हो गई और एक साइड कम हो गई। तो वहां पर एक इंस्टेंट के लिए
एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या हो गया, चार्ज जनरेट हो गए। अगर सेम उसी इंस्टेंट पर उसके पास में कोई दूसरा मॉलिक्यूल आ जाए तो ये इसके अंदर एक और नया डाइपोल इंट्रोड्यूस कर देगा, ये इसके पड़ोस वाले में क्या कर देगा, एक नया डाइपोल इंड्यूस कर देगा। ऐसे अट्रैक्शन फोर्स को हम कौन सा बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। एक इंस्टेंट पर जो डाइपोल बना उसने दूसरे मॉलिक्यूल में भी क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, डाइपोल। इसकी वजह से इनके बीच में क्या होगा, फोर्स जनरेट होगा। ये फोर्स अगले इंस्टेंट पर खत्म हो जाएगा, फिर से किसी और मॉलिक्यूल में जनरेट होगा, वो फोर्स लगाएगा। तो इस तरह से एक तरह का वीक फोर्स इनके बीच में काम करता रहता है और इसे हम डिस्पर्जन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। ये दो नॉन पोलर के बीच में काम करेगा। दिस फोर्स इज responsible for keeping the atoms of noble gases together, और इसीलिए हम नोबल गैसेस को लिक्विफाई कर पाते हैं। उनके बीच में कौन से फोर्स काम करते हैं, ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो आपके सारे सामने आ गए ना पांचों के पांचों। अब बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा आपके हिसाब से। भाई देखो, जो प्योर चार्ज होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा होगा। तो आयन और डाइपोल सबसे ज़्यादा प्योर, आयन तो पूरा ही प्योर चार्ज है और डाइपोल पार्शियल प्योर चार्ज है, तो इस पर सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। इसके बाद डाइपोल डाइपोल, क्योंकि यहाँ तो आयन ने चार्ज क्या किया है, इंड्यूस किया है। तो अगर हम इनका ऑर्डर लिखें तो देखो सबसे स्ट्रॉन्ग तो होता है दो आयन्स के बीच का फोर्स। तो मैं थोड़ी जगह जगह यहाँ लिख लेता हूँ और कलर चेंज कर लेता हूँ। सबसे स्ट्रॉन्ग तो क्या होता है, दो आयन्स के बीच का फोर्स, आयन आयन फोर्स। वो तो दिख ही रहा है आपको, वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है K1 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है। उसके बाद आपके पास होता है आयन डाइपोल, तो पता इनकी बात कर लेते हैं, हो गया आयन डाइपोल। इसके बाद कौन सा आएगा बताओ, डाइपोल डाइपोल आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। उसके बाद डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और सबसे कम कौन सा होगा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल या फिर डिस्पर्जन फोर्सेस। इसमें भी ये वाला और ये वाला वैन डर वाल फोर्सेस नहीं है। 2, 3, 5 ये डिस्पर्जन फोर्सेस हैं। एक आपको इनकी डिस्टेंस के साथ रिलेशन याद रखना होता है, तो याद रखना 2, 4 और 2, 4, 4, 6, 6 नहीं सॉरी 2, 3, 4, 6, 6 5 नहीं आता है यहाँ पर। तो ये होगा 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये होगा 1/r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये होगा 1/r⁴, ये होगा 1/r�6 और ये भी होगा 1/r�6। ये भी पूछे हुए हैं इसलिए पूछ सकता है, ध्यान रखना। तो ये 5 फोर्स होते हैं, ऑर्डर में तो अरेंज कर ही लोगे, बस 2 से 6 तक लिख देना। 5 नहीं आता, 6 को 2 बार लिख देना, तो 5 की जगह भी 6 लिखना है आपको। तो इस ट्रिक से आप इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। ये थे आपके इंटरमोलिकुलर फोर्सेज या फिर जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वैन डर वाल फोर्सेज। कोई डाउट? चलो इसके बाद मूव करते हैं एक और बड़े इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट फोर्स के ऊपर, इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं? तो आप देखते हैं क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, कैसे बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। एक बार आप इसे कॉपी कर लो। चलिए नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है और कैसे फॉर्म होता है? तो बहुत ही आसान है। अगर आपके पास हाइड्रोजन, इफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड डायरेक्टली टू अ more electronegative atom like फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ठीक, क्लोरीन, हाँ नाइट्रोजन, या आपके पास है CCl3, या फिर आपके पास है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है। तो इन केसेस के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। ठीक, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज
is generated on hydrogen atom. ठीक, and when an atom containing lone pair comes near to it, it attracts its electron pair forming hydrogen bond, या फॉर्मिंग अ बॉन्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड रिलेटिवली वीक होता है, इसकी बॉन्ड एनर्जी 8 से 42 किलो जूल पर मोल के आसपास होती है, जो कि कोवलेंट बॉन्ड से बहुत कम है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे भी आगे चल के कुछ कुछ केसेस में इतनी स्ट्रांग हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि वो कोवलेंट बॉन्ड के बराबर भी हो जाती है, उससे डोमिनेट भी कर जाती है, हम देखेंगे वो केस भी। बट हाल फिलहाल हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होगा, आपके पास हाइड्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड होगा, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और ये हाइड्रोजन पे क्या जनरेट करेगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो इनमें से कोई एक एलिमेंट होना चाहिए, CCl3, CF3 भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये अगर इनसे अटैच्ड हाइड्रोजन डायरेक्टली, तभी क्या बन सकता है, उसके ऊपर इतनी पोलैरिटी आएगी। अब अगर इसके पास कोई एक दूसरा एटम आ जाए जिसके पास क्या प्रेजेंट हो, लोन पेयर, तो इसके लोन पेयर को अट्रैक्ट करके ये क्या कर सकता है, एक बॉन्ड बनाएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो लोन पेयर नहीं है तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो रिक्वायरमेंट क्या है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर एक ऐसा एटम होना चाहिए जो लोन पेयर प्रोवाइड करवा सकता है। इस एटम को हम बोलते हैं डोनर एटम। क्या बोलते हैं, डोनर एटम, और ये होता है आपका बॉन्डेड एटम, ठीक है। बॉन्डेड एटम बोल सकते हो सिंपल इसको आप, ये आपका जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, ठीक है। तो डोनर एटम के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर, तभी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो सबसे पहले तो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड को इस तरह से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपसे बात करूं रिप्रेजेंटेशन की, अगर हम बात करें, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाना है मुझे, तो H2O में क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल है, मान लो ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन है। मतलब ऑक्सीजन में ज्यादा अल्टरनेटिव कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब वाटर के ही दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखानी है, तो वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल हो गया ये। अब इसका जो लोन पेयर है वो इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये तो इनके बीच का नॉर्मल बॉन्ड है, बताओ ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, सही है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चार्ज जनरेट करेगा और दूसरा एटम डोनेट। यहाँ तो दोनों एटम्स क्या है, सेम है, देखो बॉन्डेड एटम भी सेम है और डोनर एटम भी क्या है, सेम है। जब बॉन्डेड और डोनर एटम अलग अलग हो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि चार्ज कौन जनरेट करेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा। जैसे मान लो मैं आपके सामने लिखता हूँ NH3 + H2O, मुझे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखानी है, तो बताओ नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, दोनों ही डोनर की तरह काम कर सकते हैं, कौन करेगा, खुद सोचो आप। ऑक्सीजन डोनर की तरह काम करेगा या नाइट्रोजन, क्यों, डोनर की तरह काम करने के लिए क्या एबिलिटी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर देना आना चाहिए। पता इलेक्ट्रॉन पेयर कौन आसानी से देगा, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, क्यों, क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। नाइट्रोजन देगा, क्यों, तो एक ही है, तो आपके पास 1 रुपये है तो आप डोनर कर दोगे। मान लो आपके पास 100 रुपये हैं और मेरे पास 1000 रुपये हैं, अपने को 100 रुपये डोनेट करने हैं, कौन करेगा, मेरे को इस बात का जवाब दो। आपके पास 100 रुपये हैं, मेरे पास 1000 रुपये हैं, हम दोनों को 100 रुपये डोनेट करने हैं, कौन करेगा, मैं भी करूँगा, मेरे ऊपर डिपेंड, मैं तो कंजूस हूँ, मैं 1 रुपये ना दूँ 100 रुपये क्यों दूंगा। और आप दयावान हो, भयंकर वाले, बताओ आप 100 रुपये दे दोगे, ऑब्वियसली बहुत बहुत भयंकर दयावान हो तो आपने थोड़ी सोचते हो, फिर दे दोगे आप। हाँ, तो डिपेंड इस पर नहीं कर रहा कितने हैं, कितने ही हो, करोड़ों हो मेरे पास, मैं देना ही नहीं चाहता, क्यों दूंगा, नहीं देता, जा नहीं देता, है ना। तो बात यही है,
ये नाइट्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिटी कम है, ऑक्सीजन इसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, कितने ही हो इसके पास पर ये देना नहीं चाहता है, तो डोनर की तरह काम कौन करेगा, जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी क्या होगी, कम। तो अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन दिखाएं तो ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन तो क्या करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा, और जो नाइट्रोजन आपने देखा वो अपना लोन पेयर देकर क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो ये इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है हाइड्रोजन बॉन्ड का। बोलो समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले तो आपको ये देखना आना चाहिए कि किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डिनोट कर रहे हैं, किस किस के बीच बनेगा, किस किस के बीच में नहीं बनेगा। बोलो यहां तक कोई डाउट? चलिए अब इसके बाद ये सीखने के बाद हम ये सीखेंगे कि कब कब दो स्पीशीज के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। तो एक तो मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। तो ऐसा मैं छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं कि आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड will be formed in their pure form। प्योर फॉर्म मतलब खुद के ही मॉलिक्यूल्स के साथ, वाटर प्रेजेंट यहां पर नहीं होगा। तो मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने, आपको सिर्फ बताना है कि इनमें से किसके अंदर प्योर फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा और किसके अंदर नहीं होगा। एक है आपके पास H2O, एल्कोहल ROH, ईथर ROR, फिर आपके पास है एसीटोन CH3COCH3, फिर आपके पास है CH3COOH, फिर आपके पास है CH3CONH2, एक आपके पास है बेंजीन, और एक आपके पास है लेट्स से ये लेते हैं चलो HCl। ठीक है, आपको ये पता करना है कि इनमें से किसके अंदर प्योर फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और किसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। ट्राई करो फटाफट से। हाँ भाई बताओ। देखो वाटर में तो होगी, एल्कोहल ROH, तो ROH में देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देगा। और ROH का ही दूसरा मॉलिक्यूल देखूं तो उसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, डोनेट करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ROR का कोई भी एग्जांपल जैसे CH3OCH3, तो इसमें हाइड्रोजन है तो सही पर वो डायरेक्टली मोर इलेक्ट्रोनेट से अटैच्ड। CH3COCH3, CH3COH होगा, यहाँ पे क्या होगा CH3C डबल बॉन्ड OH, और दूसरे मॉलिक्यूल में OH C डबल बॉन्ड OCH3। ये तो अब गांव का बच्चा अच्छा जानता है कि इसका माइनस आई इफेक्ट होता है CO ग्रुप का। तो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, ऑक्सीजन और ज्यादा इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसका लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहाँ होगी नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड है और लोन पेयर भी है। बेंजीन में H H H H H और H, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। तो sp2 वाला कार्बन है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होती नहीं है, sp वाला तो हम सोचते हैं, और दूसरा लोन पेयर भी नहीं है तो ये भी नहीं होगी। HCN होगी, देखो HCN में क्या होगा HC ट्रिपल बॉन्ड N, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पार्शियल पॉजिटिव। नाइट्रोजन के 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन काम में आए, तो दूसरे HCN मॉलिक्यूल का जो नाइट्रोजन होगा वो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। समझ पा रहे हैं? तो कभी कभी आपसे ऐसा केस पूछ सकता है, कुछ नहीं रटना, कंडीशन पता है, देख लेना और सॉल्व कर लेना, कर सकते हैं। कोई डाउट? इसके बाद हम सीखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखें स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में आपको कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे हम केस बनाएंगे यहाँ पर, इफ bonded atom is same and
डोनर इज डिफरेंट। तो बॉन्डेड एटम सेम है, जैसे मान लो एग्जांपल है ये OHH वाटर और OHH वाटर, ऑक्सीजन इधर ले लो H और इसको भी इधर ले लो H और H। ऑक्सीजन क्या करेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी पार्शियल, ये तो चार्ज जनरेट कर रहा है। अब जो डोनर एटम है, मान लो यहाँ डोनर एटम है ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ डोनर एटम है नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब बताओ डोनर एटम अलग अलग है, आप मुझे बताओ कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, क्यों? तो इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा, तो ये दोनों की बराबर है ना, इलेक्ट्रॉनिटी तो चार्ज जनरेट कर दिया। अब डोनर एटम का काम क्या होता है, लोन पेयर देना। क्या होता है बताओ, लोन पेयर जल्दी कौन देगा, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, कम स्ट्रॉन्ग। बोलो समझ पा रहे हैं? जब डोनर एटम अलग अलग है तो बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। बोलो समझ में आ रहा है? केस नंबर 2, इफ डोनर एटम इज सेम एंड बॉन्डेड एटम इज डिफरेंट। मैं ऐसा क्यों करवा रहा हूं, ताकि आपको मैं केस रटवाऊं नहीं, आप खुद देख पाओ तो आप विजुलाइज कर पाओगे, याद नहीं रखना पड़ेगा आपको। तो डोनर एटम सेम कर लेते हैं, इस बार अमोनिया ले लेते हैं, और बॉन्डेड एटम अलग कर देते, तो एक बार हो गया मान लो आपका ऑक्सीजन, और फिर से वही डोनर एटम होता है अमोनिया, और अब डोनर एटम बॉन्डेड एटम लेते हैं फ्लोरीन। तो बताओ डोनर की डोनर एबिलिटी तो सेम है, उसका तो कोई रोल ही नहीं है। अब रोल कौन प्ले करेगा, बॉन्डेड एटम। बताओ कैसे डिसाइड करेंगे, ये ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि F की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है, इसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा, O की रिलेटिवली कम है, कम पॉजिटिव चार्ज है। यानी इस केस में जो स्ट्रेंथ होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम। बोलो समझ में आ रहा है? फिर कभी कभी आपका ऐसा केस बनता है कि बॉन्डेड और डोनर दोनों ही अलग अलग हों, यानी इफ बॉन्डेड एंड डोनर एटम बोथ आर डिफरेंट, तो फिर आपको कुछ भी नहीं सोचना, उस केस में स्ट्रेंथ होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब सब कुछ ही अलग है तो सिर्फ आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे। फॉर एग्जांपल वाटर HOH HOH और HF, देखो ना तो डोनर सेम है ना बॉन्डेड सेम है, तो अब सिर्फ आप देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, बताओ किसका ज्यादा होता है, बोलो समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या कंपेयर कर सकते हो, स्ट्रेंथ भी कंपेयर कर सकते हो। कोई दिक्कत है किसी को? चलो एक छोटी चीज और, फिर बाकी इसकी एप्लीकेशन पर नेक्स्ट क्लास ही करेंगे अब, क्योंकि अभी हो भी नहीं पाएगा, थोड़ा टाइम चाहिए होगा। तो कुछ और पॉइंट्स देख लेंगे। अब अपने पास एक और आता है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स आप फॉर्म कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स पे और लोन पेयर्स पे। किस किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे और लोन पेयर पे। ध्यान से देखना, एक्चुअली हम यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, मैक्सिमम। जैसे H2O मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो देखो ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड है, और ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर। जितने हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड हैं ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में काम आ सकता है, ये भी काम है, और जितने लोन पेयर हैं ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ये भी हाइड्रोजन। बताओ कितने काम आ सकते हैं, 4। तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। वहीं अगर मैं आपसे बोल दूं H2O2, तो H2O2 में क्या होगा, HOOH, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है,
इसके पास भी है। तो ये देखो, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में काम में आ सकता है, ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड है, ये भी काम में आ सकता है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन। समझ में आ रहा है? मैं आपसे पूछूं अमोनिया, बताओ अमोनिया कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम? अमोनिया के साथ 3 हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है और एक लोन पेयर, 1 2 3 4 कर सकते हैं। बताओ pH3 कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 5 कैसे? तो P H H H और ये एक लोन पेयर, तो ये सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। बताओ क्यों? और वो भी सिर्फ वाटर के साथ या HF के साथ। अरे ये हाइड्रोजन थोड़ा ना बॉन्डिंग में काम में आएगा, फॉस्फोरस है, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिटी 2.1 और इसकी बेचारे की 2.1 के आसपास ही होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है 2.1 से, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो ये डोनर टब की तरह काम कर सकता है, और मान लो अपने वाटर में डाला तो उसके साथ क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो ये भी देख लेना, कहीं सिर्फ हाइड्रोजन गिनते जाओ और खेलते जाओ। ठीक है, चलो कॉपी करो इसे। इस पर क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, देखते हैं आप कितने काउंट कर पाते हो। ठीक है, कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, आपके पास स्पीसीज हैं, एक है R2NH, एक है आपके पास H3PO4, एक है आपके पास H2SO4 और एक हम ले लेते हैं N2H4। चलो इतने ही बहुत हैं, इनमें पहचान लो आप तो हो जाएगा काम। चलिए बताएं। तो देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन, R तो एल्काइल ग्रुप है, इसके पास एक लोन पेयर, एक ये और एक ये, कितना बना सकता है? 2। H3PO4 स्ट्रक्चर बनाओ, P डबल बॉन्ड O OH OH OH, हर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। तो देखो ये हाइड्रोजन, ये तो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है ना, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये 2 लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर, और देखो 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम पूछ रहा हूँ ना आप, तो गिन लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये अकेला 11 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम। H2SO4, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, OH OH। सही है, बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। N2H4 होता है NH2 तो 2 हाइड्रोजन, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 6 कर सकता है। इसको हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? चलिए अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बची है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास कवर करेंगे। आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं, वैसे भी नहीं हो पाएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब आपको शीट सॉल्व करनी है, वो आपको मिल जाएगी कल, तो आप शीट सॉल्व कर लेना इसकी, ताकि फिर जो भी डाउट्स है वो हम डिस्कस कर पाएँ।